Today's our topic of discussion is steps to follow after finalization of the property in builder case. So इस प्रोसेस को समझने के लिए हम एक सिनेरियो को कंसीडर करते हैं जिसमें कि हमने एक प्रॉपर्टी फाइनलाइज की है जो कि महाराष्ट्र रीजन की है। तो इसमें हमने फ्लैट कॉस्ट पकड़ा है 50 लैक्स, जिसमें स्टैम्प ड्यूटी लग रहा है हमारा 2.50 लैक्स एज 5%, रजिस्ट्रेशन इज 30,000, GST 12% एंड पोजीशन चार्जेस 1.2 लैक्स। सो ऑल इंक्लूसिव जो प्राइसिंग हमारा हो रहा है 50 लैक्स। इसमें हमने कंसीडर किया है कि 90% हम लोन लेंगे एंड 10% डाउन पेमेंट करेंगे। तो जैसे कि हमने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था, आपका OCR जो कि ओन कंट्रीब्यूशन है वो ऑल टुगेदर मिला के होता है 15 लैक्स, विच इज डाउन पेमेंट प्लस गवर्नमेंट टैक्सेस प्लस पोजीशन चार्जेस। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप इज टोकन। जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी फाइनलाइज करते हैं तो सबसे पहला स्टेप होता है कि आप बिल्डर को टोकन देते हैं। सो एट द सेम टाइम you need to know the complete own contribution details, its schedule and loan amount required। मतलब लेट सपोज जैसे कि हम ऊपर वाले सिनेरियो को कंसीडर करते हैं, उसमें आपका टोटल ओन कंट्रीब्यूशन का रिक्वायरमेंट है 15 लैक्स। तो आपको ये सारी जानकारी ले लेनी है कि जो 15 लाख रुपीज आपको जो पेमेंट करना है वो आपको कब कब करना है और कैसे कैसे करना है। लेट सपोज कि आपने इसमें जो टोकन अमाउंट दिया वो 1 लैक्स दिया, तो जो बाकी का आपका 14 लैक्स बचा उसका क्या स्केड्यूल है, प्लस आपका लोन का रिक्वायरमेंट कितना आप लोन लेंगे, ये चीज आप वहां पर पता कर लीजिए। प्लस साथ में ये भी ध्यान रखिए कि जैसे आपने 1 लाख रुपीस का टोकन दिया तो साइमल्टेनियसली आपको एक दूसरा चेक भी देना पड़ेगा जो कि GST का रहेगा, जिसका होता है 12% विच इज 12,000। बिकॉज जो GST का जो पेमेंट है वो स्लैब वाइज रहता है, तो जितना पेमेंट आपने बिल्डर को दिया उसका GST आपको पे करना पड़ता है। नाउ द सेकेंड स्टेप इज होम लोन सैंक्शन लेटर। नाउ फर्स्ट स्टेप में जैसे कि आपको पता लग गया है कि आपको कितना डाउन पेमेंट करना है, कितना आपका लोन का रिक्वायरमेंट है, तो सेकंड स्टेप इज टू गेट द होम लोन सैंक्शन लेटर ऑफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट। जैसे कि ऊपर के सिनेरियो में हमने 90% लोन किया है, सो आपका लोन रिक्वायरमेंट है 45 लैक्स, तो आपको 45 लैक्स का सबसे पहले होम लोन सैंक्शन लेटर निकालना है। और यूजुअली अगर मैं आपको देखूं जाए तो जो आपका सैंक्शन लेटर होता है वो सैलराइड के केस में 4 to 6 वर्किंग डेज के अंदर आ जाता है, और इन केस ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड इट टेक्स एटलीस्ट यू कैन से 10 to 12 वर्किंग डेज के अंदर आपको सैंक्शन लेटर मिल जाता है। और अगर आपने ऑलरेडी सैंक्शन लेटर निकाल के रखा हुआ है देन आप डायरेक्टली यू कैन मूव ऑन टू थर्ड स्टेप। सो थर्ड स्टेप इज रिमेनिंग डाउन पेमेंट। नाउ वंस आपका सैंक्शन लेटर आ गया देन यू नीड टू डू द रिमेनिंग डाउन पेमेंट। जैसे कि आपको जो टोटल डाउन पेमेंट है 10% ऊपर के सिनेरियो के हिसाब से वो है 5 लाख रुपीज, जिसमें आपने 1 लाख रुपीज टोकन दिया है। तो नाउ अब आपको 4 लाख का रिमेनिंग डाउन पेमेंट करना प्लस इसका GST पे करना है 4 लाख का, विच कम डाउन टू अप्रोक्सीमेटली 48,000। यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान दें कि बहुत सारे क्लाइंट्स क्या करते हैं, जब वो बुकिंग करते हैं तो वो एक साथ ही पूरा डाउन पेमेंट देते हैं, मतलब एक साथ ही 5 लाख रुपीज दे देते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है अगर आपका सैंक्शन लेटर है तो, लेकिन अगर आपने सैंक्शन लेटर नहीं निकाला है तो इट इज एडवाइजेबल कि सबसे पहले आप टोकन दीजिए एक 1 लाख का या जो भी अमाउंट रहता है, उसके बाद आप सैंक्शन लेटर निकालिए एंड देन आप रिमेनिंग डाउन पेमेंट करिए। क्योंकि इन केस अगर वर्स्ट के सिनेरियो में आपका सैंक्शन लेटर नहीं हुआ, आपका सैंक्शन नहीं हुआ, तो देन आपका जो अमाउंट है वो पूरा बिल्डर के पास अटक के रह जाता है 5 लाख रुपीज। तो इन केस ऑफ कैंसिलेशन या रिफंड में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। Now the fourth step is stamp duty registration fund transfer. Now once you have done the complete down payment, you have sanction letter also, then you need to give the stamp duty registration amount. For this builder आपको एक मेल करते हैं जिसमें वो सारी डिटेल्स आपको भेजते हैं, जिसमें कि अकाउंट नेम है, अकाउंट नंबर है, प्लस कितना अमाउंट आपको ट्रांसफर करना है, ये सारी डिटेल्स वो आपको मेल पे भेजते हैं। बेसिकली क्या होता है, ये जो डिटेल्स रहती है ये एक थर्ड पार्टी एजेंसी की होती है जिसको बिल्डर हायर करते हैं फॉर द रजिस्ट्रेशन पर्पस। एंड जो क्योंकि बिल्डर जो है अपनी पावर ऑफ अटर्नी भी उन्हीं को दे के रखते हैं, बिकॉज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर द बिल्डर कि वो हर एक रजिस्ट्रेशन में आए। यहाँ पर ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ट्रांसफर करें तो आपको एक UTR नंबर, एक रेफरेंस नंबर मिलेगा, जिसको कि आपको बिल्डर को अगेन जो भी कंसर्न पर्सन है उसको आपको मेल करना पड़ेगा, कि उसी के बेसिस में वो आपका ट्रैक करेंगे कि हाँ ये पेमेंट आपने किया हुआ है। नाउ द फिफ्थ स्टेप इज द रजिस्ट्रेशन डे। आफ्टर आपने अपना स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का पैसा ट्रांसफर कर दिया है, देन जो बिल्डर के साइड के जो कंसर्न पर्सन है दे डू दी डेटा एंट्री, और वो चालान जनरेट करते हैं जिसमें कि आपका स्टैम्प ड्यूटी रजिस्ट्रेशन का अमाउंट जो आपने ट्रांसफर किया है वो उसमें दिखता है कि हाँ आपने इतना ट्रांसफर किया हुआ है। एंड देन इन कोऑर्डिनेशन विथ यू ये एक डेट डिसाइड करते हैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करके कि हाँ भाई एक डेट डिसाइड किया कि इस दिन आपको रजिस्ट्रेशन करना है, तो वो और उसी दिन आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। यूजुअली ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन एक 2 विटनेस की जरूरत होती है जिनको अपना पैन कार्ड एंड आधार कार्ड कैरी करना पड़ता है। ये विटनेस कोई भी हो सकते हैं, योर रिलेटिव्स, योर फ्रेंड्स, एक्सेप्ट दोज हु हैव
नेम इन द सेल एग्रीमेंट, जिनका नाम है एग्रीमेंट में, उनको छोड़ के बाकी कोई भी विटनेस बन सकता है। यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि एज पर रेरा ये मैंडेटरी है बिल्डर लोगों के लिए कि वो आपको अपना जो सेल एग्रीमेंट है वो पहले आपको आइदर मेल कर दे, आपको पहले पढ़ने के लिए पूरी दे दे, जिससे कि आप एक बार उसको गो थ्रू कर लीजिए। बट अगर इन केस आपने नहीं पढ़ा, आपके पास टाइम नहीं मिला है, बिल्डर ने नहीं दिया, तो भी ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप एक बार उसको जरूर पढ़ लें। नाउ द सिक्स्थ स्टेप इज द डॉक्यूमेंट सबमिशन टू बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन केस you are taking loan. So once your registration is done, then approx within a week, builder will provide you with the original sale agreement, the NOC which is no objection certificate, जिसमें बिल्डर ये स्टेट करता है कि उनको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है प्रॉपर्टी आपको सेल करने के लिए, प्लस द डिमांड लेटर स्टेटिंग कि भाई मेरा इतना काम हो गया है, सो जिसमें अमाउंट भी लिखा रहता है कि कितना ड्यू है अभी, along with the architect certificate with certify the demand letter. तो ये सारी चीजें आपको कलेक्ट करके अपने बैंकर को दे देनी है, या बैंक या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी जिससे भी आपने लोन लिया उसको आपको सबमिट कर देनी है, और एक जेरोक्स का सेट आपको अपने पास रख लेना है। और अगर आप कोई लोन नहीं ले रहे हैं तो आप ये सारे पेपर्स ओरिजिनल एंड जेरोक्स अपने पास ही रखें, एंड अकॉर्डिंग टू डिमांड लेटर आप बिल्डर को चेक या फिर एनईएफटी या आरटीजीएस कर सकते हैं। नाउ द सेवेंथ स्टेप इज द फाइनल डिसबर्समेंट. After you submit all the documents to the bank या housing finance company, basically they will take a week's time in which their executive will visit the site for the work completion, for the NOC verification, and then they will call you for the final disbursement in the bank. तो वहाँ पर बैंक में आपको एक लोन एग्रीमेंट साइन करना पड़ता है, डू दी अदर फॉर्मेलिटीज लाइक ECS और PDCs फॉर द EMIs, ये सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं, एंड देन बैंकर जो है, जो बैंक है, वो आपको आइदर चेक दे देती है बिल्डर के नाम पे, और दे डायरेक्टली ट्रांसफर द अमाउंट बेस्ड अपॉन द डिमांड लेटर टू द बिल्डर अकाउंट। यहां पर एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि एक टर्म होता है LOD विच इज लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, जिसमें ये सारी चीजें मेंशन रहते हैं कि आपने कौन कौन सी पेपर जो है बैंक में मॉर्गेज किए, जैसे सेल एग्रीमेंट, ओरिजिनल रिसिप्ट, NOC, ये सारी चीजें। तो इसका ध्यान से आप उसको अपने पास रखें और बहुत ही सेफ रखें, क्योंकि इन फ्यूचर जब भी आप लोन क्लोज करने जाएंगे या फिर अगर आप किसी और बैंक में अपना लोन ट्रांसफर करने जाएंगे तो दिस LOD इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपसे डिमांड की जाएगी। नाउ द लास्ट स्टेप इज द IGR विच इज इंटीमेशन ऑफ मॉर्गेज। ऑन डिसबर्समेंट डे, जब आपका डिसबर्समेंट हो जाता है, उसके बाद एक फॉर्म आपको बैंक देती है जिसको आपको फिलअप करके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में इंटीमेट करना पड़ता है। इंटीमेशन ऑफ मॉर्गेज का मतलब ये हुआ कि आपको रजिस्ट्रेशन ऑफिस में ये बताना पड़ता है कि ये प्रॉपर्टी मैंने परचेज की है और ये इस बैंक से मैंने इसको मॉर्गेज किया हुआ है, ये चीज़ आपको इंटीमेट करनी पड़ती है। सो दिस इंटीमेशन टू रजिस्ट्रार इज डन विद इन अ स्पैन ऑफ 1 month फ्रॉम द डिसबर्समेंट डे, मतलब जब से आपका डिसबर्समेंट हुआ है तब से 1 महीने के अंदर आपको ये पूरा प्रोसेस करना पड़ता है, अदरवाइज इसके ऊपर आपको पेनल्टी चार्ज होती है। तो इसमें प्रोसेस में करना कुछ नहीं रहता है, ये आपको जो फॉर्म है वो सबमिट करके रजिस्ट्रेशन ऑफिस में देना है, देन रजिस्ट्रेशन ऑफिस से आपको एक रिसिप्ट मिलती है, वो रिसिप्ट आपको वापस से बैंक में दे देनी है। तो एवरीवन, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 8 स्टेप्स विच यू शुड फॉलो, और इसी तरीके से सारी डील्स होती हैं। तो अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपको कोई भी दिक्कत या कोई भी हैरासमेंट नहीं होगा। और प्लस इस वीडियो में या फिर रियल एस्टेट से रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी रहे या कुछ भी डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लस आप हमारा नेक्स्ट वीडियो देखिए जिसमें हमने ये बताया कि हाउ टू डिसाइड और हाउ टू गेट योर एक्चुअल बजट, क्योंकि आप कहीं पर भी जाते हैं सब आपसे पूछते हैं कि सर बजट कितना है, बजट कितना है, बजट कितना है, तो आप अपना बजट खुद कैसे डिसाइड कर सकते हैं ये हमने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया है, तो वो आप जरूर देखिए। Any property related help, please contact us. Thank you.